मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, उनके तो हौसलों में उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है क्रिया। क्रिया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है करना, किसी कार्य को करना। देखिए इसकी परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। एक वाक्य होता है, उस वाक्य में एक शब्द होता है, उस शब्द को क्रिया कहा जाता है और उस क्रियापद से उस वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसका बोध होता है। अब देखिए धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रियापद जो होता है, क्रिया शब्द जो होता है, उसका जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। धातु संस्कृत शब्द होता है, यानी कि धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। क्रियापद निर्माण, क्रिया का निर्माण की प्रक्रिया क्या है? देखिए, धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ने से क्रियापद बनता है। यानी कि जो धातु होती है उसके साथ अगर हम ना जोड़ देते हैं तो वह शब्द क्रिया बन जाता है। जैसे खा धातु है, इसके साथ में हमने ना जोड़ा तो खा जमा ना बराबर खाना। तो खा शब्द है ये धातु है, ना प्रत्यय है, और खाना जो शब्द है ये क्रिया है। जैसे चल जमा ना बराबर चलना, इसी प्रकार पढ़ जमा ना पढ़ना, पी जमा ना पीना, आ जमा ना आना, खेल जमा ना खेलना। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब देखिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े या जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे निशा पत्तर लिखती है तो पत्तर है, इसमें कर्म है। नव्या पुस्तक पढ़ती है तो इसमें पुस्तक कर्म है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को ज्ञात करने के लिए हमें क्रियापद से पहले क्या शब्द जोड़कर वाक्य को पढ़ना चाहिए। जैसे निशा पत्तर लिखती है तो लिखती क्रियापद है, इससे पहले हम जोड़ेंगे क्या, कि क्या लिखती है, तो इसमें उत्तर आएगा पत्तर। तो पत्तर अगर कर्म आता है तो क्रिया सकर्मक है। अगर इसी प्रकार क्रिया वाक्य से पहले हम क्या लिखकर पढ़ते हैं और उत्तर में कर्म नहीं आता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया के तीन उपभेद होते हैं। पहला देखिए, एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में एक ही कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य है उसमें एक कर्म है तो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे
हिमांशी आम खाती है। तो आम जो शब्द है ये कर्म है और एक ही है, तो ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो कर्म प्रयुक्त हों, उदाहरण देखिए, अध्यापक बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है। तो बच्चों और व्याकरण ये दो कर्म हो गए, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार गीता है वो सीता को साड़ी देती है, तो सीता और साड़ी दो कर्म हो गए इसमें, तो द्विकर्म क्रिया हो गई। तीसरी है अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। क्रिया सहकर्मक है लेकिन अपूर्ण है। जब क्रिया के साथ कर्म होने पर भी, जब क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो, अर्थ का पूर्ण बोध न हो और वाक्य में जो वाक्य है उसके अर्थ का पूर्ण बोध न हो, उसे अपूर्ण सहकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर उसको अर्थ को समझने के लिए पूरक शब्द की आवश्यकता, उसे अपूर्ण सहकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नेताजी भक्तों को मूर्ख समझता है। नेताजी भक्तों को मूर्ख समझता है, तो इसमें मूर्ख जो पूरक शब्द है, इसके बिना वाक्य का पूर्ण अर्थ समझ में नहीं आता। और मूर्ख लिखने से अर्थ समझ में आ जाता है, तो इसमें कर्म प्रयुक्त होते हुए भी वाक्य है वो अपूर्ण होगा। अब है अकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, सकर्मक में कर्म पे फल पड़ता है और अकर्मक में कर्ता पे फल पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आशीष पढ़ता है। अब वही सूत्र हम प्रयोग करेंगे। क्रिया से पहले क्या जोड़कर पढ़ेंगे? क्या पढ़ता है, तो उत्तर कुछ नहीं आता, या फिर आशीष आता है। तो इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं है, तो वाक्य अकर्मक क्रिया का है। अकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। पूर्ण अकर्मक क्रिया, जब वाक्य में कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त किसी पूरक शब्द की आवश्यकता न हो। कर्ता और क्रिया के साथ किसी पूरक शब्द की आवश्यकता न हो, या वाक्य में अर्थ पूर्ण है, या वाक्य पूर्ण अर्थ देता है, तो उसे हम पूर्ण अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे रोकी दौड़ती है, तो वाक्य अपने आप में पूर्ण है। भाविका पढ़ती है, ज्योति लिखती है। अब दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है लेकिन अपूर्ण है। जब वाक्य में क्रिया और कर्ता के अतिरिक्त किसी पूरक शब्द की आवश्यकता हो, तो उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हिमांशु है, वाक्य है हिमांशु है, लेकिन उसमें ये शब्द नहीं है क्रिया है और हिमांशु करता है, लेकिन वाक्य का पूर्ण अर्थ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर उसके बीच में हम चतुर लिख देंगे तो वाक्य का अर्थ समझ में आ जाएगा। ये चतुर पूरक शब्द है जो वाक्य के अर्थ को समझने में सहायता करता है। दूसरा वाक्य देखो, रवि से है, और पूरक शब्द है इसमें कमजोर, तो कमजोर है वो आपके वाक्य के पूर्ण अर्थ को प्रकट करने में हमारी सहायता करता है। निकिता है, पूरक शब्द है होशियार, निकिता होशियार है, तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि किसी शब्द या पूरक शब्द के न होने से
क्रिया और कर्ता होने से भी वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता, जिसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जो सदैव, यानी कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो सदैव अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं, अकर्मक में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे सोना, जागना, हंसना, रोना, उड़ना, चमकना, जीना, मरना, डरना, उछलना, कूदना, तैरना, डूबना, उगना, छिपना। ये जो क्रियाएं हैं ये सदैव अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। तो क्रम के आधार पर क्रिया के भेद मैं करवा चुका हूं। क्रिया के अन्य भेद देखने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखें, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।